नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है प्लीज हमारा संविधान हमारा अभिमान में। इस सीरीज में हम बात कर रहे हैं संविधान में मौजूद तमाम आर्टिकल्स की कि वो क्या कहते हैं और वो आर्टिकल हम भारतवासियों को क्या अधिकार देते हैं। लेकिन उससे पहले हम ये तो जान लें कि आखिर हमारा संविधान बना कैसे, किन किन लोगों ने हमारे संविधान को बनाने में अपना खून पसीना बहाया, किन किन लोगों की मेहनत का फल है ये हमारा संविधान। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे शुरू से। शांति निकेतन के मशहूर चित्रकार श्री नंदलाल बोस के नेतृत्व में कई चित्रकारों ने भारत के इतिहास, पुराण और लोक कथाओं की छवियों से हमारे संविधान को सजाया था। और श्री प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जैसे खुशखत कातिबों ने इसे अपने कलम से निखारा था। और हमारे संविधान को मुकम्मल करने के लिए संविधान सभा के मेंबरों ने पूरी 3 साल की मेहनत करके इसे तैयार किया था। यूं तो हमारे संविधान को बनाने का काम दिसंबर 1946 में शुरू हुआ था, लेकिन इसकी नींव तो बहुत पहले ही रखी जा चुकी थी। 1857 के क्रांति के दौरान बागी सिपाहियों ने भी भारत का अपना एक संविधान बनाने की कोशिश की थी। वो विद्रोह तो जल्द ही दबा दिया गया, लेकिन आजाद भारत का संविधान बनाने के सपने को कोई ताकत कभी भी ना दबा सकी, न ही हरा सकी। कुछ दशक बाद जैसे जैसे महात्मा गांधी के नेतृत्व में आजादी की मांग तेज हुई, उसके साथ ही भारत का अपना संविधान बनाने की भी मांग तेज होती गई। कांग्रेस का एक अहम नेता और भारत के मशहूर वकील पंडित मोतीलाल नेहरू ने 1928 ईस्वी में एक रिपोर्ट तैयार की, जिसे नेहरू रिपोर्ट या स्वराज संविधान के नाम से भी जाना जाता है। आगे चलकर हमारे सभी स्वतंत्रता सेनानी भारत के अपने संविधान की मांग करने लगे और अंग्रेजों पर इसका दबाव भी डालने लगे। इसके जवाब में अंग्रेजों ने सन 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बनाया। इस एक्ट की असल वजह हिंदू और मुस्लिम के बीच दूरी बढ़ानी थी। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान सन 1945 में डॉक्टर तेज बहादुर सप्रू ने सभी पार्टियों से मशवरा करके सांझे संविधान बनाने की अपील की। दूसरे विश्व युद्ध के बीच ही ये बात साफ हो चुकी थी कि अब अंग्रेज भारत पर अपना कब्जा ज्यादा दिनों तक नहीं रख सकते। ब्रिटिश के नए प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने कहा कि भारत के लिए नया संविधान बनाने और मुसलमानों को अलग अधिकार देने के लिए मुस्लिम लीग की मांग पर काम तुरंत शुरू किया जाए। इसके मद्देनजर पहली बार हिज मैजेस्टी की सरकार के 3 कैबिनेट मंत्री एक साथ भारत भेजे गए और यह कहलाया कैबिनेट मिशन। वायस रॉय की शिमला कोठी में बैठक लगी और वहां भारत की सभी अहम सियासी हस्तियां जमा हो रही थी। कांग्रेस के तरफ से आए थे उनके अध्यक्ष मौलाना आजाद, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और खान अब्दुल गफ्फार खान। मुस्लिम लीग की तरफ से थे मिस्टर जिन्ना, लियाक अली खान, सरदार निश्तर और नवाब इस्माइल खान। सिख, ईसाई, पारसी और दलितों के नुमाइंदे भी थे। और भारत के सभी राजे राजवाड़े की तरफ से भोपाल के नवाब मोहम्मद हमीदुल्लाह, जो उन दिनों चेंबर ऑफ प्रिंसेस के चांसलर थे। इस मीटिंग में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच रस्साकशी जारी रही। जिन्ना को यह बात खल रही थी कि जिस कांग्रेस को वो सिर्फ हिंदुओं की पार्टी मानते थे, उस पार्टी में आधे नुमाइंदे मुसलमान थे और उनका अध्यक्ष भी एक मुसलमान ही था, यानी मौलाना आजाद। मिस्टर जिन्ना चाहते थे कि भारत के पूर्व में असम और बंगाल और पश्चिम में 4 मुस्लिम बाहुल्य राज्यों के लिए एक अलग संविधान सभा बने और बाकी के भारत के लिए दूसरी संविधान सभा। साथ ही राजे राजवाड़े ये खुद तय करें कि उन्हें किसी के साथ जाना है या उन्हें खुद मुख्तार रहना है।
जाहिर है कांग्रेस के नेताओं को ये कई संविधानों की सूरत तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं थी। वो तो अखंड भारत का सपना देखे हुए थे। पहले दिन की बहस बिना किसी नतीजे की खत्म हो गई। अंग्रेज ये हरगिज नहीं चाहते थे कि भारत में ये सांप्रदायिक तनाव कम हो, बल्कि ये आग तो उन्हीं की लगाई हुई थी। वे भारत से जाने से पहले भारत की बागडोर एक ऐसी कमजोर हुकूमत के हाथों सौंपना चाहते थे कि जिसकी बागडोर उन्हीं के हाथों में हो। कांग्रेस के नेता उनकी इस चाल को अच्छे से समझ रहे थे, लेकिन मिस्टर जिन्ना अपनी बचकाना और गैर जिम्मेदार मांगों पर अड़े हुए थे। इन्हीं सब बातों को लेकर 16 मई 1946 को एक समझौते का मसौदा तैयार किया गया, लेकिन इससे भी कोई फायदा नहीं हुआ। कुल मिलाकर कैबिनेट मिशन असफल हो गया था, मगर वो खाली हाथ वापस भी नहीं जाना चाहते थे। इसीलिए एक बार फिर दोबारा मिलने और बातचीत करने का सिलसिला शुरू हुआ और एक महीने बाद 16 जून को एक और प्रस्ताव पेश किया गया। इस प्रस्ताव में कहा गया कि कांग्रेस की तरफ से भेजी गई कैबिनेट मेंबर लिस्ट में किसी मुसलमान का नाम हो। कांग्रेस का कोई भी नेता इस बात से बिल्कुल भी एग्री नहीं कर रहा था, लेकिन जब मौलाना आजाद ने कहा कि मुल्क से बढ़कर कुछ भी नहीं होता और हमें यह बात मान लेनी चाहिए कि अगर हमने ये बात नहीं मानी तो हमें सरकार से बाहर रहना पड़ेगा। मौलाना के इस प्रस्ताव को पहले तो सरदार पटेल और पंडित नेहरू ने मानने से बिल्कुल इनकार कर दिया, लेकिन जब उन्होंने उनको समझाया तो वो मान गए। पर महात्मा गांधी ने फिर भी इसे मानने से इनकार कर दिया और खुद को कांग्रेस से बिल्कुल अलग कर लिया। वो किसी भी कीमत पर ये हिंदू मुस्लिम का बंटवारा बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। यूं नया संविधान बनाना तय हो गया और ये भी कि मिस्टर जिन्ना की तजवीज के खिलाफ सिर्फ एक संविधान सभा मुल्क का रूप स्वरूप तय करेगी। जाहिर है कि कोई भी इस व्यवस्था से खुश नहीं था। उधर मिस्टर जिन्ना तो ये खबर सुनकर बौखला गए। 2 महीने के बाद कैबिनेट मिशन वापस लौट गया। उसी दौर में पहले बंगाल फिर पूरे भारत में ही सांप्रदायिक दंगे शुरू हो गए थे। वायसराय विवेल का मानना था कि हिंदुस्तानियों के साथ मिलकर बनी सरकार ही इस गृह युद्ध जैसी सिचुएशन को रोक सकती है। इसीलिए पंडित नेहरू ने अंतरिम सरकार में वाइस प्रेसिडेंट और सरदार पटेल ने गृह मंत्री का पद स्वीकार किया। पहले मिस्टर जिन्ना ने इस सरकार का मजाक उड़ाया, लेकिन फिर 15 अक्टूबर तक उनकी तरफ से भी लियाकत अली खान ने वित्त मंत्री का पद स्वीकार कर लिया। लेकिन अभी भी भारत के संविधान को बनाने की शुरुआत नहीं हुई थी। उसी बीच पंडित नेहरू का इंग्लैंड जाना हुआ और उन्होंने वहां की मीडिया के सामने अंग्रेज सरकार को यह चेतावनी दे दी कि अगर जल्द ही भारत का संविधान बनाने की शुरुआत नहीं हुई तो वो फिर से एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा करेंगे। मास एक्शन के डर से ब्रिटिश सरकार की सत्ता तुरंत मान गई और पंडित नेहरू के भारत लौटते ही 3 दिन के अंदर भारत का संविधान बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का मिलना तय हो गया। 9 दिसंबर 1946 के ऐतिहासिक दिन पहली बार इकट्ठा हुई भारत की संविधान सभा। प्रादेशिक चुनाव से चुने गए सभी नुमाइंदे इस ऐतिहासिक दिन पर इकट्ठा हो रहे थे, लेकिन मुस्लिम लीग की तो मंशा ही कुछ और थी। इसीलिए वो अभी भी इसका विरोध करने में जुटी हुई थी। भारत के संविधान को साकार रूप देने के लिए सभी महत्वपूर्ण लोग उस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में मौजूद थे। बस 2 लोग वहां पर नहीं थे, एक मिस्टर जिन्ना और दूसरे महात्मा गांधी। संविधान सभा ने सबसे सीनियर मेंबर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अपना कार्यकारी अध्यक्ष चुना और उनकी निगरानी में सारे सदस्यों ने शपथ ली। फिर सभा के प्रोमिनेंट प्रेसिडेंट के रूप में चुना गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। 13 दिसंबर के ऐतिहासिक दिन
पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सामने एक ऐसा प्रस्ताव रखा जो आगे चलकर हमारे संविधान का बेस बनने वाला था। और ये था संविधान के लक्ष्य और ध्येय के बारे में। भारत की अक्षुण्णता, अखंडता और स्वायत्तता से लेकर नए भारत में सबकी समानता और एकता तक की बात अपने प्रस्ताव में रखी थी पंडित नेहरू ने। 13 दिसंबर को एम एंड ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के साथ पंडित नेहरू ने हमारे संविधान की नींव रखी थी। मुस्लिम लीग की इस गैर मौजूदगी से कोई खुश नहीं था। सब ये चाहते थे कि इस संविधान की सभा में हर किसी की बराबर की भागीदारी हो, लेकिन अब कोई किसी को उसके घर से गोदी में उठाकर तो नहीं ला सकता ना। लेकिन जब मिस्टर जिन्ना ने कहा कि उनकी वर्किंग कमेटी 20 जनवरी को तय करेगी कि कब वो संविधान सभा में आएंगे, तो डॉक्टर M.R. जैकर ने प्रस्ताव रखा कि जब तक रजवाड़ों या कम से कम मुस्लिम लीग के लोग संविधान सभा में नहीं आते, तब तक एम एंड ऑब्जेक्टिव जैसे अहम रिजोल्यूशन पर बहस और वोट को मुलतवी कर देना चाहिए। पर सबको यह बात गवारा नहीं था। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इसका विरोध किया और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बाद इस संविधान सभा में पहली बार वो इंसान बोलने को खड़े हुए कि आगे चलकर जिसके कंधों पर पूरे संविधान का निर्माण होना था, यानी हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बाबा साहब के बोलने के बाद किसी में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि कोई उनको जवाब दे सकता और एम एंड ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को 21 जनवरी तक मुलतवी कर दिया गया। 20 जनवरी को मिस्टर जिन्ना ने बिना कोई वजह बताए मुस्लिम लीग की वर्किंग कमेटी की मीटिंग को फिर टाल दी, जिसकी वजह से डॉक्टर जैकर ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को स्थगित करने का अपना अमेंडमेंट वापस ले लिया और 22 जनवरी को संविधान सभा का पहला और सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास कर दिया गया। बौखलाकर मिस्टर जिन्ना ने इस संविधान सभा को ही गैर कानूनी घोषित कर दिया। उधर राजे रजवाड़े भी पंडित नेहरू के इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से बहुत घबराए हुए थे। सन 1947 की शुरुआत में जब तमाम हिंदुस्तानी भारत की इस संविधान सभा से तमाम उम्मीदें लगाए हुए थे, उसी समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री एक्ली ने एक खास ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में अभी भी तमाम पार्टियों के अपने झगड़े पहले की ही तरह बरकरार हैं, इसीलिए संविधान सभा अपना काम ठीक से नहीं कर पा रही है। अब इंग्लैंड की सरकार भी इस नतीजे पर पहुंची कि वो भारत को पूरी तरह से आजाद कर दे और वो लोग खुद अपना संविधान बनाए। भारत को अब पूरी आजादी देने की जिम्मेदारी लॉर्ड माउंटबेटन को दी जाती है। जब इस बयान को पढ़ने के बाद नेहरू और पटेल महात्मा गांधी से मिलने गए, तो उन्होंने कहा कि असली इम्तिहान तो अब शुरू होगा, जब एक आजाद मुल्क की बागडोर हमारे हाथ में होगी। इसीलिए आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना होगा कि कैबिनेट के 14 मेंबर में से 7 गैर कांग्रेसी हो। साथ ही आपके मंत्रिमंडल में औरतें, मुस्लिम, सिख, पारसी और हरिजन को भी जगह मिलनी चाहिए। और साथ में ये भी कहा कि पूरे हिंदुस्तान में संविधान और कानून का जितना ज्ञान डॉक्टर अंबेडकर को है, शायद ही किसी और को हो। और अगर आप लोगों ने उनके ज्ञान का सही फायदा नहीं उठाया, तो उनका तो कुछ नहीं, लेकिन पूरे देश का जरूर नुकसान होगा। धीरे धीरे करके एक एक दिन बीतता जा रहा था। मिस्टर जिन्ना एक अलग मुल्क की अपनी हट पर अड़े हुए थे। आखिरकार ये सोचकर कि अगर जिस्म का एक हिस्सा सड़ जाए तो उसे अलग कर देना चाहिए, वरना पूरे जिस्म में उसका जहर फैल जाता है। इस सोच पर बड़ी बेदिली के साथ सभी ने बंटवारे की बात मान ली और देश के उस सड़े हुए हिस्से को देश से अलग कर दिया गया, क्योंकि अब उसकी कोई दवा नहीं बची थी।
पर फिर भी खुशी की बात यह थी कि 14 जुलाई को जब दोबारा संविधान सभा मिली तो उसमें मुस्लिम लीग के लोग भी शामिल थे। भारत के सिर्फ उन हिस्सों से जो बंटवारे के बाद नए मुल्क पाकिस्तान नहीं जा रहे थे। इस बार बाबा साहेब बॉम्बे से चलकर संविधान सभा में पहुंचे, क्योंकि उनकी बंगाल की पुरानी सीट बंटवारे के बाद पूर्वी पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश में जा चुकी थी। उस दिन पंडित नेहरू ने संविधान सभा में भारत का तिरंगा लहराया। संविधान सभा का 5वां सत्र शुरू होना था। एक बहुत ऐतिहासिक दिन यानी 15 अगस्त 1947 को 14 अगस्त की शाम से ही सदन की कार्यवाही शुरू हो गई थी। इस पल के इंतजार में जिसका हर भारतीय को बेसब्री से इंतजार था। आजादी के 5 दिन बाद 20 अगस्त 1947 को संविधान सभा एक बार फिर मिली, जहां एक तरफ आजादी की खुशी थी तो वहीं दूसरी तरफ संविधान सभा के सामने कई नई चुनौतियां भी थी। एक तरफ वो देश के लिए नया कानून बनाने बैठी थी, दूसरी तरफ देश भर में हर तरह के कानून तोड़े जा रहे थे। इन सब के बीच संविधान सभा में संविधान को लिखित रूप में लाने की दिशा में काम करना शुरू किया गया। तय पाया कि संविधान सभा के कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर सर बेनेगल नरसिंह राव, जो पूरी दुनिया में संविधान के महान विद्वान माने जाते थे, वो सभा में पेश प्रस्तावों और कमिटीज की रिपोर्ट के आधार पर संविधान का एक ऐसा मसौदा तैयार करेंगे और इस ड्राफ्ट की समीक्षा या स्क्रूटिनी करने के लिए 7 सदस्यों की एक कमेटी नियुक्त की गई, जिसमें शामिल थे कृष्ण स्वामी अय्यर, श्री एल गोपाल स्वामी अयंगर, डॉक्टर BR अम्बेडकर, श्री KM मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्लाह, श्री BN मित्तर और श्री DP खैतान। सर बेनेगल के मसौदे को देख और परख कर उसे सही रूप देने की जिम्मेदारी थी ड्राफ्टिंग कमेटी की, जिसके अध्यक्ष चुने गए थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब बाबा साहेब को ही तय करना था कि भारत के बाशिंदों के बुनियादी हक क्या होंगे, कितने होंगे और कैसे होंगे। बाबा साहेब के नेतृत्व में इस कमेटी में सबसे पहले मौलिक अधिकारों पर बात शुरू हुई। सब अलग अलग प्रस्ताव रखते, कभी सबकी सहमति से वो प्रस्ताव पास हो जाता तो कभी वोट से पास होता और कभी नहीं भी होता। उस समय तक दुनिया में बहुत से ऐसे देश थे कि जहां कालों को वोट डालने की परमिशन नहीं थी, कहीं पर औरतों को तो कहीं दूसरे धर्म में बिलीव रखने वालों को। लेकिन उस समय भारत के संविधान निर्माताओं ने हर एक भारतीय को वोट डालने का अधिकार दिया। साथ ही इस बात पर भी बहस हुई कि आखिर किन सिचुएशन में यह अधिकार नागरिकों से वापस लिए जा सकते हैं। बाबा साहब का कहना था कि इमरजेंसी के टाइम पर यह जरूरी है कि नागरिकों से उनके कुछ मौलिक अधिकार ले लिए जाएं। छोटी बड़ी कोई भी बात हमारे संविधान निर्माताओं से बचती नहीं थी। जैसे शादी को लेकर उस समय तक चले आ रहे कानून को चुनौती दे डाली श्रीमती हंसा मेहता और राजकुमारी अमृत कौर ने। महावीर त्यागी का यह भी कहना था कि माइनॉरिटी के मौलिक अधिकारों पर तब तक बात न की जाए जब तक ये न पता चल पाए कि पाकिस्तान के संविधान में वहां की माइनॉरिटीज को क्या मौलिक अधिकार दिए जा रहे हैं। लेकिन बाबा साहेब ने खड़े होकर इस बात का सख्त विरोध किया और संविधान सभा के सभी लोगों ने बाबा साहब के पक्ष में क्लैप किया। लेकिन महावीर त्यागी का बाबा साहेब के बारे में कहना था कि ये तो बस एक गैर राजनीतिक वकील हैं जो स्वतंत्रता आंदोलन से बहुत दूर हैं और कभी जेल भी नहीं गए हैं। मगर बाबा साहेब के राजनीतिक और संवैधानिक सूझबूझ कितनी दूरदर्शी थी, ये समझने के लिए
मौलिक अधिकारों पर उनके लिखे लेख को पढ़कर समझा जा सकता है। संविधान सभा की बनाई गई अलग अलग समितियां अपने काम में लगी हुई थी। सरकार को भी इस मुश्किल समय में बहुत कुछ संभालना था। इसीलिए एक लंबे गैप के बाद संविधान सभा एक बार फिर मिली 4 नवंबर 1948 को। पर इस बीच हुई एक घटना ने सबको हिला दिया था और वो घटना थी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या। जाहिर है संविधान सभा में सबसे पहले बापू को श्रद्धांजलि दी गई और मौन रखा गया। अजीब इत्तेफाक ये भी हुआ कि इसी बीच मिस्टर जिन्ना भी नहीं रहे। इसीलिए गांधी जी के तुरंत बाद उन्हें भी श्रद्धांजलि दी गई और मौन रखा गया। और फिर शुरू हुआ मौलिक अधिकारों पर बात बहस। और यह सिलसिला जिसकी शुरुआत बाबा साहेब अंबेडकर ने की थी। बुनियादी हकों की बात को आगे जारी रखा यूपी के छोटे से कस्बे संडीला से आई बेगम साहिबा एजाज रसूल ने, जो बड़ी सुलझी हुई और ज़हीन औरत थी। मौलिक अधिकारों पर खूब बहस हुई। सबने अपने अपने तर्क रखे और इन सब की बातों को सुनने के बाद इन सब का बाबा साहेब ने एक एक करके जवाब दिया। आगे चलकर संविधान सभा में जब बात शस्त्र रखने की हुई तो केवल सिखों को कृपाण रखने का अधिकार मिला। फौरन दूसरे लोगों ने अपने अपने रिवाजों की दुहाई देते हुए शस्त्र रखने के हक को मूल अधिकारों के तौर पर मांगा, लेकिन सिखों के अलावा और किसी को उस समय इसकी इजाजत नहीं दी गई। बहुत से लोग अंग्रेजों के जेल में कैद रहे थे। वो लोग शब्द देशद्रोह को लेकर चिंतित थे। वो ये चाहते थे कि इंसान की आजादी किसी भी कीमत पर आसानी से नहीं छीनी जा सके। पर अफसोस है कि राजद्रोह यानी सिडिशन की धारा लागू रही और आज तक लागू है और इस्तेमाल भी की जा रही है। आखिरकार एडवाइजरी कमेटी में 2 दिन, सब कमेटी में 11 दिन और संविधान सभा में पूरे 25 दिन की बहस मुबाहिसे के बाद हमारे मूल अधिकार तय हो ही गए और हर नागरिक को मिला समता, स्वतंत्र, संस्कृति, शिक्षा, जायदाद, शोषण से मुक्ति और संवैधानिक उपचार का अधिकार। बुनियादी हकों के अलावा एक और भी चीज शामिल थी हमारे अधिकार में और वो था राजनीति के निदेशक तत्व, यानी वो अधिकार जो भले कोर्ट के जरिए लागू नहीं कराए जा सकते, पर जो देश के शासन में मूलभूत हैं और जिनको लागू करवाना शासन की जिम्मेदारी है। राजनीति के निदेशक तत्व हमें बताते रहते हैं कि देश और समाज को आदर्श रूप से किस दिशा में जाना चाहिए। इन दिशा निर्देशों पर भी हमारे संविधान निर्माताओं ने बहुत सोचा और गौर किया। बाबा साहब ने सभा में संविधान का मसौदा पेश करते हुए राजनीति के निदेशक तत्व के बारे में लोगों को बताया। सन 1948 के अंत में एक बार फिर निदेशक तत्वों को लेकर बातचीत शुरू हुई। कई सदस्य चाहते थे कि हमें निदेशक तत्वों को और धार देनी चाहिए। शराब और नशेबंदी को लेकर भी बड़ी बहस हुई, क्योंकि वहां दोनों तरह के लोग मौजूद थे, नशा करने वाले और नशे से नफरत करने वाले भी। नशे को लेकर भी सभा में काफी लंबी बहस हुई। आखिरकार बाबा साहेब को दोनों पक्षों के बीच में बीच बचाव करना पड़ा। गौ रक्षा को लेकर बहुत से सदस्य बहुत बेचैन और उत्तेजित थे और जब पंडित ठाकुर दास ने प्रस्ताव रखा कि दूध देने वाली गायों और उनके बछड़ों के वध पर रोक लगानी चाहिए, तो सेठ गोविंद दास ने उनका विरोध किया, क्योंकि उनका कहना था हर तरह की गायों और उनसे पैदा होने वाले जानवरों, बैल, सांड और बछड़ों के वध पर रोक लगानी चाहिए। इस मुद्दे को लेकर भी सभा में काफी बहस हुई। बाबा साहेब को फिर एक बार ड्राफ्टिंग कमेटी की मदद लेनी पड़ी और उनकी बात और इरादे सबको समझाने पड़े। उसके बाद ज्यादातर संशोधन को खारिज कर दिया गया
और बाबा साहेब का रखा प्रस्ताव पास हो गया। सारे दिशा निर्देशों और मूल अधिकारों के अलावा नागरिक अपनी जिम्मेदारियों को भी तो पहचाने, इस मुद्दे को उठाया प्रोफेसर केटी शाह ने। पर नागरिकों के कर्तव्यों को हमारे संविधान का हिस्सा बनने में थोड़ा समय लगा और संविधान बनने के पूरे 25 साल बाद जब श्रीमती इंदिरा गांधी ने हमारे संविधान में बहुत से बदलाव किए, उसी समय नागरिकों के मूल कर्तव्यों को भी हमारे संविधान में शामिल कर लिया गया। अगर समाज में कुछ भी गलत होता है तो अक्सर इसकी सबसे पहली आंच आती है अल्पसंख्यक और बैकवर्ड पर। शायद इसीलिए हमारे संविधान निर्माता माइनॉरिटीज और बैकवर्ड के अधिकारों को लेकर बहुत चिंतित थे। इसीलिए अलग अलग अल्पसंख्यकों को अलग अलग अधिकार दिए गए। कुछ को आरक्षण दिया गया तो आदिवासियों को यह अधिकार दिया गया कि उनकी जमीनें ना कोई बेच सकता है और ना ही खरीद सकता है। काफी बहस मुबाहिसे के बाद यह तय हुआ कि अगर कमजोर और पिछड़े वर्गों को 10 साल तक संविधान का सहारा और सुरक्षा मिले तो वो बाकी समाज के बराबर पहुंच जाएंगे। पर सामाजिक बराबरी पाना 10 सालों नहीं 100 साल का काम है। संविधान बदलना तो आसान है पर मानसिकता बदलना बिल्कुल नहीं। इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर और दूसरे दलित नेता चाहते थे कि चुनाव, सरकारी नौकरियां और कैबिनेट में भी पिछड़े वर्गों के लोगों के लिए आरक्षण हो। इस मुद्दे पर जबरदस्त बहस होना लाजमी था और हुई भी। जब इस बहस के बाद वोटिंग हुई तो वोट से यह भी तय पाया गया कि नौकरियों में अनुसूचित जातियों, असम के आदिवासियों, पिछड़े सिखों और एंग्लो इंडियंस को भी आरक्षण मिले। फिर 7 के मुकाबले 9 वोटों से यह भी पास हो गया कि नौकरियों में मुसलमानों को भी आरक्षण दिया जाए। मगर जब सैयद अली जहीर ने इस बात को और आगे बढ़ाया तो कुछ लोगों ने इसकी मुखालिफत की और खफा होकर मौलाना हिफ्जुर रहमान और अन्य मुस्लिम मेंबर्स वॉकआउट कर गए और नतीजे में मुसलमानों को आरक्षण देने का प्रस्ताव रद्द कर दिया गया। 6 दशकों से ज्यादा गुजर जाने के बाद आज भी मांग जारी है। कहीं कहीं पसमानदा यानी पिछड़े मुस्लिम समाजों को आरक्षण मिला भी है। इसके बाद अगला मुद्दा अनटचेबिलिटी का था। इस पर भी खूब बहस हुई और आखिर में 5000 सालों से चली आ रही इस गंदी प्रथा को हमारे संविधान ने जड़ से निकाल कर फेंक दिया। जिनकी छाया पड़ना भी पाप माना जाता था, आज वही लोग बढ़ चढ़कर नया भारत बना रहे थे और इनमें सबसे आगे थे बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 27 अगस्त को सरदार पटेल ने अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर अपनी रिपोर्ट पेश की और उस दिन यह तय हो गया कि भारत में अब किसी धर्म या संप्रदाय का इंसान किसी की भी नुमाइंदगी कर सकता है और हम किसी भी मजहब को मानने वाले को अपना नुमाइंदा चुन सकते हैं। लेकिन यह सब इतना आसान भी नहीं था। जिन लोगों को इससे परेशानी थी वो कोई ना कोई अड़चन लगा ही दे रहे थे। खास तौर पर अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को लेकर तो लोगों को खास परेशानी थी। सरदार पटेल के साथ कई लोग ये चाहते थे कि संविधान से आरक्षण को हटा दिया जाए, लेकिन बाबा साहेब ने यह साफ कह दिया कि मेरे रहते संविधान से आरक्षण नहीं हटाया जा सकता। जब बाबा साहेब ने देखा कि इन लोगों पर उनके तर्क का कोई असर नहीं हो रहा, ये अपनी बातों और अपनी जिद को पकड़े बैठे हैं, तो आखिरकार बाबा साहेब ने भी मजबूर होकर संविधान का मसौदा बनने का काम बंद कर दिया और ये मैसेज भेज दिया कि वो ड्राफ्टिंग कमेटी से नहीं बल्कि वो लॉ मिनिस्टर के पद से भी इस्तीफा देते हैं। ऐसे गुणी, मेहनती और जिम्मेदार इंसान के जाने की आशंका से खलबली मच गई। अब एक ही रास्ता सामने था कि खुद सरदार पटेल जाकर उन्हें मनाएं और वो उन्हें मनाने गए भी। सरदार पटेल ने बाबा साहेब को मनाने की कोशिश की, लेकिन बाबा साहेब आरक्षण के साथ किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज करने को हरगिज तैयार नहीं थे। सरदार पटेल ये भी जानते थे कि पंडित नेहरू आरक्षण के हक में है और
और महात्मा गांधी ने भी अपने जीवन में हरिजनों के आरक्षण की बात की थी। इसलिए मजबूर होकर उन्होंने बाबा साहेब की बात मान ली और इस तरह आरक्षण संविधान का हिस्सा बना रहा। इस तरह से जहां अल्पसंख्यकों के अधिकारों को हमारे संविधान में सुरक्षित किया और उनके आगे बढ़ने के रास्ते खोले, वहीं कई चीजों को भविष्य के लिए छोड़ दिया गया, क्योंकि वहां बहुसंख्यकों के हालात भी पेचीदा थे। हिंदू कोर्ट बिल का तो शुरू से ही विरोध हो रहा था, लेकिन जब औरतों ने इस बिल के पक्ष में जोर डाला तो लोगों ने मजाक में इसे हिंदू वुमेन्स कोर्ट बिल कहना शुरू कर दिया। उस समय तो संविधान सभा इस बिल को पास नहीं कर पाई। बाद में यह बिल टुकड़ों टुकड़ों में संविधान का हिस्सा बना। संविधान सभा के उस हॉल में 3 साल में बहुत से प्रस्ताव, अनुच्छेद और नुक्ते रखे गए और पास किए गए, और बिल्कुल अंत में पारित हुई हमारी उद्देशिका यानी प्रेयम्बल, जो संविधान में सबसे पहले आती है। संविधान अगर एक राजनैतिक संवैधानिक दस्तावेज है तो ये उद्देशिका उसका दार्शनिक नजरिया है। इस उद्देशिका की नींव शुरुआत में ही संविधान सभा के 5वें दिन 13 दिसंबर 1946 को ही रख दी गई, जब पंडित नेहरू ने एम्स एंड ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को रखा था। जब अलग अलग कमेटियां, विद्वानों और सभा के सहयोग से पूरा संविधान बना तो मई 1949 में उसकी उद्देशिका भी सामने रखी गई, और ये काम ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने किया। बाबा साहेब ने हमारे संविधान की उद्देशिका पढ़कर सबको सुनाया, और अब सिर्फ एक काम बचा था, और वो था सारे सदस्यों का साइन। 24 जनवरी को संविधान सभा एक खास काम के लिए आखिरी बार मिली। इसमें जन गण मन को राष्ट्रगान और वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के रूप में अपनाया गया, और इसी दिन नए गणतंत्र के पहले राष्ट्रपति का चुनाव भी किया जाना था। लोकतंत्र की परंपराओं की नींव रखते हुए 2 लोग पद के उम्मीदवार बने, प्रोफेसर केटी शाह और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सभा ने राजेंद्र प्रसाद जी को आजाद भारत का पहला राष्ट्रपति चुन लिया। इस तरह हमारा संविधान बाबा साहेब के नेतृत्व में 3 साल की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार पूरा हुआ। तो दोस्तों, ये थी संविधान के बनने की पूरी कहानी। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी ये कोशिश पसंद आई होगी। आगे इस सीरीज में हम आपको बताएंगे कि हमारी इस पवित्र किताब में कौन कौन से आर्टिकल्स हैं और उन आर्टिकल में हमें किस तरह के अधिकार दिए गए हैं। हमारा संविधान जहां हमें हमारी मूल स्वतंत्रता और अधिकार दिलाती है, वहीं हमें यह भी बताती है कि आखिर क्या है हमारे देश का भूगोल और कैसे वजूद में आया हमारा स्वतंत्र भारत। दोस्तों, आप सभी जानते ही होंगे कि हमारे संविधान में कुल 22 भाग हैं, और इन 22 भागों में कुल 395 आर्टिकल हैं। हमारे संविधान के भाग 1 में आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 तक मौजूद है। आज के इस एपिसोड में हम आर्टिकल 1 और आर्टिकल 2 की बात करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं आर्टिकल 1 से। आर्टिकल 1 हमें हमारे देश का नाम और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताता है। आर्टिकल 1 में कहा जाता है कि इंडिया, जो कि भारत है, राज्यों का संघ होगा। राज्य और उनके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में मौजूद हैं। भारत के राज्य क्षेत्र में राज्यों के राज्य क्षेत्र, पहली अनुसूची में मौजूद संघ राज्य क्षेत्र और ऐसे दूसरे राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं शामिल होंगे। तो क्या मतलब हुआ इन बातों का? आइए अब इन्हें थोड़ा विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। आर्टिकल 1 में पहली बात तो ये कही गई है कि इंडिया, जो कि भारत है, राज्यों का संघ होगा। यहाँ पर हमें 2 बातें पता चलती है। एक ये कि हमारे देश का आधिकारिक नाम क्या होगा। हमारे देश का आधिकारिक नाम इंडिया और भारत दोनों है। इसके अलावा कोई और नाम हमारे देश का आधिकारिक नाम नहीं है। दूसरी बात ये पता चलती है कि किस तरह की राज्य पद्धति हमारे देश में आगे होगी।
इसके लिए अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन हमारे संविधान में राज्यों का संघ यानी यूनियन ऑफ स्टेट शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका सिंपल मीनिंग ये है कि हमारे देश में मौजूद जो राज्य हैं वो किसी समझौते के तहत भारत में शामिल नहीं हुए हैं, इसीलिए उससे अलग नहीं हो सकते। यानी भारत एक अविभाज्य संघ है, लेकिन इसके जो घटक हैं वो विभाज्य हो सकते हैं। अमेरिका में हमसे उलट व्यवस्था है, जहां पर संघवाद है। वहां के राज्यों ने आपस में समझौता किया है और एक राष्ट्र का निर्माण किया है, जिसे फेडरेशन कहते हैं। हिंदी में फेडरेशन और यूनियन दोनों शब्दों का अर्थ संघ ही है, इसीलिए जब भारत के लिए संघ शब्द का इस्तेमाल हो तो उसका मतलब होता है यूनियन। जब अमेरिका के लिए संघ शब्द का इस्तेमाल हो तो उसे फेडरेशन कहा जाता है। राज्यों का संघ होना और भारत की टेरिटरी होना, उनमें भी काफी फर्क है। राज्यों के संघ में कौन कौन सी चीज शामिल होगी वो हमारे संविधान की फर्स्ट शेड्यूल यानी पहली अनुसूची में दी गई है। इसके अंदर 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश का नाम दिया हुआ है। भारत में राज्यों की कहानी भी बड़ी दिलचस्प रही है। जब भारत पर कब्जा किया तो उन्होंने हमारे देश को 3 भागों में बांटा। एक वो राज्य कि जहां अंग्रेजों का डायरेक्ट रूल होता था, उसे अंग्रेज अपने मैप में येलो कलर से शो करते थे और उसे येलो इंडिया कहा जाता था। वहां पर अंग्रेज गवर्नर थे और वहां की हर चीज को अंग्रेज खुद संभालते थे। दूसरे वे राज्य हुए जहां राजा रजवाड़ों का राज हुआ करता था, लेकिन वो भी अंग्रेजों को टैक्स देते थे और उनके इशारे पर ही काम करते थे। इन राज्यों को अंग्रेज अपने मैप पर रेड कलर से शो करते थे और इसे रेड इंडिया कहा जाता था। तीसरे वो एरिया भी हुआ करते थे जहां किसी राज रजवाड़े की हुकूमत नहीं होती थी, लेकिन वो इतने बड़े एरिया भी नहीं थे कि वहां किसी गवर्नर को बिठाया जा सके। ऐसे एरियाज पर कमिश्नर को बिठाया जाता था, उसे कमिश्नरी कहा जाता था। जब भारत आजाद हुआ उस समय तक भारत में संविधान सभा बन चुकी थी। 1947 में हमने एक अरेंजमेंट किया कि अंग्रेजों द्वारा बनाई गई व्यवस्था को बादस्तूर जारी रखते हुए हम चार तरह की राजनीतिक इकाइयां बनाएंगे। कैटेगरी ए में ऐसे राज्य थे जहां अंग्रेजों का डायरेक्ट रूल हुआ करता था, उन्हें पूर्व ब्रिटिश स्टेट कहा गया। वो 9 राज्य थे जिनमें बिहार, बंगाल, उड़ीसा, बॉम्बे स्टेट, मद्रास स्टेट, सीपी यानी सेंट्रल प्रोविजन यानी आज का मध्य प्रदेश, यूपी यानी यूनाइटेड प्रोविजन यानी आज का उत्तर प्रदेश। कैटेगरी बी में ऐसे राज्य रखे गए जहां की हुकूमत थी, उन्हें पूर्व देशी रियासतें कहा गया। इनमें भी 9 राज्य थे। शुरू में राजस्थान भी कैटेगरी बी में ही था। कैटेगरी सी में कमिश्नरी प्रदेश रखे गए। ये भी 10 राज्य थे जिनमें भोपाल, बिलासपुर, अजमेर आदि क्षेत्र शामिल थे। और कैटेगरी डी में एक्वायर्ड एरिया यानी अर्जित क्षेत्र आते थे, जिनमें अंडमान निकोबार को रखा गया। अब संविधान सभा अपना काम कर रही थी। भारत आजादी की अपनी शुरुआती समस्याओं से जूझ रहा था। वैसे में एक समस्या ये आ खड़ी हुई कि तेलुगु भाषी लोगों ने एक आंदोलन के जरिए ये मांग करनी शुरू कर दी कि मद्रास राज्य एक ऐसा राज्य है कि जहां पर तमिल, मलयालम, कन्नड़ और तेलुगु भाषा बोलने वाले लोग हैं और जहां पर हमारी तेलुगु भाषा को ज्यादा मान्यता नहीं दी जा रही है। इसीलिए तेलुगु भाषा बोलने वालों के लिए एक अलग राज्य बनाया जाए, क्योंकि उस समय संविधान सभा काम कर ही रही थी। संविधान सभा ने 1948 में धर कमीशन की नियुक्ति। A.K. धर इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज रह चुके थे। उन्होंने भाषा के आधार पर एक अलग राज्य की मांग को कंडम कर दिया, लेकिन मांग फिर भी बढ़ती रही। उसी समय कांग्रेस का जयपुर सम्मेलन हुआ। 1949 में कांग्रेस के जयपुर सम्मेलन में यह तय हुआ कि इस मांग की नए सिरे से जांच होनी चाहिए। इसीलिए 3 बड़े कांग्रेस लीडरों की एक कमेटी बनी, जिसे
जीवीपी कमेटी कहा जाता है। नेहरू, पटेल और पट्टाभिसी तारमैया के मेंबरशिप में यह कमेटी बनी थी। इस कमेटी ने भी लगभग यही निर्णय लिया कि भारत जो कि आजादी के बाद कई समस्याओं से जूझ रहा है, इसीलिए अगर भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण होगा तो हमारे देश के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। इसीलिए उस कमेटी ने इस मांग को रिजेक्ट कर दिया। अब तेलुगु भाषी लोगों ने एक नेता नियुक्त किया जिनका नाम पुट्टी श्रीमल्लू था। वो एक लंबे समय से यह कहकर भूख हड़ताल पर बैठे थे कि जब तक हमें अलग से एक राज्य नहीं दिया जाएगा तब तक हम इस भूख हड़ताल पर बैठे रहेंगे। और उनकी भूख हड़ताल करते हुए 1952 में मौत हो गई। उनकी मौत से इस आंदोलन ने और तेजी पकड़ ली। अब इस सिचुएशन में 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में एक स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाया गया जिसमें पन्नीकर और कुंजरू को सदस्य बनाया गया। इस कमीशन ने 1953 में आंध्र प्रदेश को अलग से एक राज्य का दर्जा दे दिया। इस फैसले के बाद वो लोग जो भाषाई और सांस्कृतिक क्षेत्र के हिसाब से अपने अपने लिए अलग राज्य की मांग कर रहे थे, उन्होंने भी अपने आंदोलन को और तेज कर दिया। इसके मद्देनजर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाया गया जिसने 1956 में अपनी रिपोर्ट दी, जिसके तहत संविधान में 7वां संशोधन करते हुए राज्यों की जो 4 कैटेगरी हमने बना रखी थी उसे खत्म किया गया और 2 प्रकार की पॉलिटिकल यूनिट हमने बनाई। पहली यूनिट राज्य और दूसरी यूनिट केंद्र शासित प्रदेश। उस समय 14 राज्य बनाए गए और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। फिर धीरे धीरे बढ़ते हुए आज 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो चुके हैं। हो सकता है कि आप शायद सोच रहे हो कि आखिर 14 से 28 राज्य और 6 से 8 केंद्र शासित प्रदेश कैसे बने। दरअसल 7वें संविधान संशोधन के बाद 1960 में पहले बॉम्बे स्टेट को 2 भागों में बांटा गया, महाराष्ट्र और गुजरात में। 1963 में नागालैंड अस्तित्व में आया। 1966 में पंजाब के 2 भाग किए गए, पंजाब और हरियाणा, जिसकी मिलीजुली राजधानी चंडीगढ़ को बनाया गया। 1969 में मद्रास स्टेट का नाम बदलकर तमिलनाडु कर दिया गया। 1972 में मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा अस्तित्व में आए। 1973 में मैसूर स्टेट का नाम बदलकर कर्नाटक किया गया। 1975 में सिक्किम, जो कि पहले बाहर का राज था, जिस पर चौगियाल राजकुमार शासन करते थे, उनको हटाकर भारत ने पहले उसे अपने अधीनस्थ राज्य के रूप में शामिल किया, जिसे एसोसिएट स्टेट कहा गया और बाद में 1975 में 22वें राज्य के रूप में एक पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। 1987 में अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और गोवा अस्तित्व में आया। सन 2000 में मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश से उत्तरांचल और बिहार से झारखंड को अलग किया गया। 2014 में तेलंगाना को आंध्र प्रदेश से अलग करके एक नया राज्य बनाया गया। अगस्त 2019 में जम्मू और कश्मीर से स्टेटहुड का दर्जा ले लिया गया और उसे एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। इस तरह से अब भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसके अलावा एक चीज और समझनी जरूरी है कि राज्यों का संघ और टेरिटरी, इसमें भी फर्क है। राज्यों के संघ के अंदर वे चीजें आती हैं जो हमारे संविधान के फर्स्ट शेड्यूल में दी गई हैं। इंडियन टेरिटरी में ऐसे भी क्षेत्र आते हैं जो इंडियन मैरीटाइम के अंदर कुछ बिजनेस इंटरप्राइजेस हैं, वो भी इसके अंदर आते हैं। हमारी एम्बेसीज और हाई कमिश्नर भी इसके अंदर आते हैं। तो टेरिटरी ऑफ इंडिया को यूनियन ऑफ स्टेट से थोड़ा बड़ा माना जाए। तो दोस्तों, ये है आर्टिकल 1 और राज्यों के बनने की कहानी। अब हम बात करते हैं संविधान के भाग 1 में मौजूद आर्टिकल 2 की। आर्टिकल 2 कहता है कि नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना संसद विधि द्वारा ऐसे निबंधों और शर्तों पर जो वो ठीक समझें, संघ में नए राज्यों का प्रवेश
या उनकी स्थापना कर सकती है। अब ये आर्टिकल 2 का क्या मतलब हुआ? अगर हम आर्टिकल 2 का छोड़ा फैलाकर देखें तो इसमें से कुछ बात निकलकर सामने आती है। पहली बात, यहाँ ये कही जाती है कि ये आर्टिकल उन क्षेत्रों के लिए लागू होता है जो भारत के राज्य क्षेत्र से बाहर है, यानी भारत के संघ से बाहर के क्षेत्र। जब भी उस क्षेत्र को भारत संघ में शामिल किया जाएगा तो उसकी शक्ति पूरी तरह से भारत की संसद के पास है। दूसरी बात ये समझ आती है कि जब किसी नए राज्य को संघ में शामिल किया जाएगा तो उसके लिए आर्टिकल 2 में 2 शब्दों का प्रयोग किया गया है। पहला शब्द है एडमिट और दूसरा शब्द है स्टैब्लिश। एडमिट का मतलब है प्रवेश करवाना, यानी भारत उन क्षेत्रों को भी शामिल कर सकता है जो पहले से राजनीतिक इकाई के रूप में अस्तित्व में है। स्टैब्लिश करने का मतलब ये है कि वो पहले से कोई राजनीतिक इकाई नहीं है, लेकिन बाद में एक नए राज्य के रूप में उसे स्थापित किया जा सकता है। एक शब्द और बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है इंडियन यूनियन, यानी भारत संघ। भारत संघ का मतलब है भारत के 28 राज्य। भारत के 28 राज्यों में अगर किसी क्षेत्र को मिलाया जाता है, वो चाहे पहले से अस्तित्व में हो या ना हो, तो उसके लिए भारत की संसद के पास पूरा अधिकार है कि संसद उसके लिए अपने टर्म्स एंड कंडीशन के जरिए उस क्षेत्र को भारत संघ में शामिल कर सकता है। यह आर्टिकल 2 की बात है। अब अगली बात यह है कि आखिर ऐसे कौन से क्षेत्र हैं जो भारत की आजादी के बाद, संविधान बनने के बाद, जो भारत में नहीं थे और भारत ने बाद में उसे अपने संघ में शामिल किया। दरअसल भारत पर अंग्रेजी शासन के अलावा कुछ और भी यूरोपीय शक्तियां कुछ भारतीय क्षेत्र पर काबिज थी। आजादी के बाद हमने धीरे धीरे उन क्षेत्रों को भी भारत संघ में शामिल कर लिया। इनमें 2 शक्तियां इंपॉर्टेंट थी और दोनों ही यूरोपीय शक्तियां थी। सबसे पहले और सबसे आखिरी यूरोपीय जो भारत में आए थे पुर्तगालियों के कब्जे में गोवा, दमन, दीव और दादर नगर हवेली थी। इन चारों क्षेत्र को भारत ने अलग अलग ऑपरेशन के जरिए अपने अंदर शामिल किया, लेकिन चूंकि इन्हें भारत संघ के अंदर न शामिल करके केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, इसलिए यहां आर्टिकल 2 का प्रयोग नहीं किया गया, बल्कि हमने एक अमेंडमेंट किया आर्टिकल 368 के तहत और फिर उसको आर्टिकल 1 में जोड़ा। दूसरी यूरोपीय शक्ति जो भारत के कुछ क्षेत्रों में अपना कब्जा जमाए बैठी थी, वो थी फ्रेंच। फ्रांसीसी लोगों का कब्जा भारत के पौंडीचेरी, यमन, माहे, करिकाल और बंगाल का एक क्षेत्र था चंद्रनगर। हमने पौंडीचेरी, यमन, माहे और करिकाल को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया। इसीलिए यहां भी आर्टिकल 2 का प्रयोग ना करके एक अमेंडमेंट करके आर्टिकल 368 के तहत आर्टिकल 1 में जोड़ा। लेकिन चंद्रनगर चूंकि कलकत्ता के नजदीक था, इसलिए हमने जब इसको 1954 में अपने संघ राज्य के अंदर मिलाया, तब आर्टिकल 2 का पहली बार प्रयोग हुआ। इसके 20 साल बाद जब इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी, तब हमने अपने एक हिमालयी पड़ोसी देश सिक्किम, जहां की जनता हमारे देश में शामिल होना चाहती थी, इसलिए हमने 35वें संशोधन अधिनियम के जरिए 1974 में उसे अधीनस्थ राज्य का दर्जा दिया और हमने संविधान के अंदर 2 चेंज किए। पहला चेंज तो ये था कि आर्टिकल 2 में आर्टिकल 2A शामिल किया गया और दूसरा चेंज ये था कि संविधान में 10वीं अनुसूची बनवाई। लेकिन अगले ही साल 1975 में हमने 36वें संविधान संशोधन से सिक्किम को फुल फ्लेज स्टेट का दर्जा दे दिया। सिक्किम हमारा 22वां राज्य बना और इसके साथ ही आर्टिकल 2A और 10वीं अनुसूची को हटा दिया गया। तो ये रही आजादी के बाद से अब तक आर्टिकल 2 में प्रयोग हुए बात। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि संसद जो टर्म्स एंड कंडीशन लागू करती है वो अनफेटर्ड नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने ये माना है कि संसद हमेशा पूरी ताकत नहीं रहेगी। अगर संसद संविधान के बेसिक फ्रेम या बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ कोई कदम उठाती है
तो संसद की शक्तियों को कम किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। एक ऐसा ही केस था जो कि आरसी पोडियाल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया कहलाता है। 1993 में एक आरसी पोडियाल नाम के आदमी ने सुप्रीम कोर्ट में अपने यूनियन ऑफ इंडिया के खिलाफ एक केस किया कि 1975 में भारत ने सिक्किम को भारत संघ में शामिल करके सिक्किम की स्वतंत्रता और समानता को छीन लिया, जो कि भारत के संविधान के खिलाफ काम है। इसके जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जो 36वां संशोधन हुआ है यह आर्टिकल 2 के ग्राउंड पर ही हुआ है, जिसमें कहा गया है कि संसद अगर चाहे तो विधि द्वारा स्थापित प्रथा को अपनाते हुए संघ में किसी नए राज्य को प्रवेश का उपबंध कर सकती है। इसके लिए संसद को चैलेंज नहीं किया जा सकता है। इस तरह अगर देखा जाए तो आर्टिकल 2 के जरिए अभी तक सिर्फ एक प्रोविजन को भारत में जोड़ा गया है, वो है चंद्रनगर, जो कि अब पश्चिम बंगाल का हिस्सा है। और आर्टिकल 2A का प्रयोग सिर्फ सिक्किम को भारत में शामिल करने के लिए किया गया था और सिक्किम के भारत में जुड़ जाने के बाद आर्टिकल 2A को हटा दिया गया था। तो दोस्तों, ये थी कहानी आर्टिकल 1 और आर्टिकल 2 की। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी ये कोशिश पसंद आती होगी। अब हम लेते हैं आपसे विदा और जल्द ही मिलते हैं हमारा संविधान हमारा अभिमान के एक नए एपिसोड में नए आर्टिकल्स के साथ। तब तक के लिए अलविदा।